नमस्ते भैया बहनों, सभी भैया बहनों को प्रणाम। आज हम कक्षा नवम में सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत अध्याय 1 फ्रांसीसी क्रांति, इसके तहत भाग 7 में हम दास प्रथा का उन्मूलन के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, फ्रांस के अंदर दास प्रथा की क्या स्थिति थी। फ्रांसीसी उपनिवेश में दास प्रथा का उन्मूलन जैकोबिन शासन के क्रांतिकारी सामाजिक सुधारों में से एक था। कैरेबियाई उपनिवेश मार्टिनिक, गोडेलोप, सैन डोमिंगो तंबाकू, नील, चीनी और कॉफ़ी जैसे वस्तुओं के महत्वपूर्ण आपूर्तिकर्ता थे, यानी निर्यातक थे। अपरिचित और दूर देश जाने और काम करने के प्रति यूरोपियों की अनिच्छा का मतलब था बागानों में श्रम की कमी। लोग अपने देश को छोड़ के दूसरी जगह काम करने जाते थे, तो इसका मतलब था, यूरोपियों की अनिच्छा का मतलब था बागानों में श्रम की कमी, यानी मेहनत करने की कमी। इस कमी को यूरोप, अफ्रीका और अमेरिका के बीच त्रिकोणीय दास व्यापार द्वारा पूरा किया गया। दास व्यापार 17वीं शताब्दी में शुरू हुआ। फ्रांसीसी सौदागर बोर्दे या नान्ते, बोर्दे को किस नाम से सौदागर था, व्यापारी बोर्दे, उसका उपनाम नान्ते, बंदरगाह से अफ्रीका तट पर जहाज ले जाते थे, जहां वे स्थानीय सरदारों से दास खरीदते थे। क्या करते थे? वो गुलामों को खरीदने का कार्य करते थे। दासों को दाग कर एवं हथकड़ियाँ डालकर अटलांटिक महासागर के पार कैरेबियाई देशों तक 3 माह की लंबी समुद्री यात्रा के लिए जहाज़ों में भर दिया जाता था, ठूंस दिया जाता था। क्या करते थे? जो फ्रांसीसी सौदागर होते थे, दासों को खरीदते थे, उनके हथकड़ियाँ बेड़ियाँ डाल के 3 महीने तक की लंबी समुद्री यात्रा के लिए उन्हें जहाज़ों में भर के कैरेबियाई देशों तक भेज दिया जाता था। वहाँ उन्हें बागान मालिकों को बेचते थे। जो बागान के मालिक होते थे, वो उनको खरीदते थे और उनसे अपने खेतों पे काम करवाते थे, अपने बागों में काम करवाते थे। दास प्रथा के बल पर यूरोपीय बाज़ारों में चीनी, कॉफ़ी और नील की बढ़ती मांग को पूरा करना संभव हुआ। ये जो दास थे, बागानों के अंदर चीनी की, कॉफ़ी की, नील की का अच्छा उत्पादन करते थे, इसलिए इनकी मांगों को पूरा करना संभव हो सका। तो इसका कारण क्या था? दासों द्वारा किया जाना, बागानों में काम करना। बोर्दे और नान्ते जैसे बंदरगाह फलते फूलते दास व्यापार के कारण ही समृद्ध नगर बन गए। बोर्दे और नान्ते ये ऐसे बंदरगाह थे जो दासों के व्यापार के कारण क्या हुए, समृद्ध बन गए। 18वीं सदी में फ्रांस में दास प्रथा की ज़्यादा निंदा नहीं हुई। नेशनल असेंबली में लंबी बहस हुई कि व्यक्ति के मूलभूत अधिकार उपनिवेशों में रहने वाली प्रजा सहित समस्त फ्रांसीसी प्रजा को प्रदान किए जाए या नहीं। परंतु दास व्यापार पर निर्भर व्यापारियों के विरोध के वजह से नेशनल असेंबली ने कोई कानून पारित नहीं किया। उन्हें भय था कि इसका व्यापारियों द्वारा विरोध किया जाएगा, इसलिए उन्होंने कानून को पारित नहीं किया नेशनल असेंबली द्वारा। लेकिन अंततः सन 1794 के कन्वेंशन ने फ्रांसीसी उपनिवेशों में सभी दासों की मुक्ति का कानून पारित कर दिया। पर यह कानून एक छोटी सी अवधि तक के लिए ही लागू रहा। जो इन्होंने कानून पारित किया वो काफ़ी कम समय के लिए लागू रह सका। 10 वर्ष के बाद नेपोलियन ने दास प्रथा पुनः शुरू कर दी। 10 वर्ष के बाद नेपोलियन ने वापस जो दासों का व्यापार था, इस प्रथा को वापस पुनः शुरू किया। बागान मालिकों को अपने आर्थिक हित साधने के लिए
यानी अपने आर्थिक हित की पूर्ति करने के लिए अफ्रीकी निग्रो लोगों को गुलाम बनाने की स्वतंत्रता मिल गई। किसको गुलाम बनाने लगे? वो अफ्रीका के जो निग्रो जाति के लोग थे उनको गुलाम बनाने की उनको आज़ादी मिल गई। फ्रांसीसी उपनिवेश से अंतिम रूप से दास प्रथा का उन्मूलन 1848 में किया गया। कब किया गया? 1848 में। अब देखिए क्रांति और रोजना की जिंदगी। क्या राजनीति लोगों का पहनावा, उनकी बोलचाल अथवा उनके द्वारा पढ़ी जाने वाली पुस्तकों को बदल सकती है? 1789 के बाद के वर्षों में फ्रांस के जो पुरुष थे, महिलाएं थी, बच्चे थे, उनके जीवन में ऐसे कई परिवर्तन आए। उनकी बोलचाल में परिवर्तन आया, पहनावे में आया, उनके रहन सहन में बदलाव आया। क्रांतिकारी सरकारों ने कानून बनाकर स्वतंत्रता और समानता के आदर्शों को रोजाना की जिंदगी में उतारने का प्रयास किया। बास्तिल का जो पतन हुआ, बास्तिल के किले का जो पतन हुआ, उसके बाद 1789 की गर्मियों में जो सबसे महत्वपूर्ण कानून अस्तित्व में आया या लागू हुआ वह था सेंसरशिप की समाप्ति। 1789 के अंदर सेंसरशिप की समाप्ति का कानून लागू किया गया। प्राचीन राजतंत्र के अंतर्गत तमाम लिखित सामग्री और सांस्कृतिक गतिविधियां, किताब, अखबार, नाटक को राजा के सेंसर अधिकारियों द्वारा पास किए जाने के बाद ही प्रकाशित या मंचित किया जा सकता था। परंतु अब अधिकारों के घोषणा पत्र में भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को नैसर्गिक अधिकार घोषित कर दिया। परिणाम स्वरूप फ्रांस के शहरों में अखबारों, पर्चों, पुस्तकों और छपी हुई तस्वीरों की क्या आ गई? बाढ़ आ गई। बाढ़ आने का मतलब है वहाँ पे इनकी संख्या में अभूतपूर्व बढ़ोतरी हुई। जहाँ से ये तेजी से गांव देहात तक पहुँच गई। फ्रांस के शहरों से ये कहाँ पहुँच गई? ग्रामीण इलाकों में के अंदर पहुँच गई। क्या? अखबार, पर्चे और पुस्तकें और छपी हुई तस्वीरें। उनमें फ्रांस में घट रही घटनाओं और परिवर्तनों का ब्यौरा और उन पर टिप्पणी होती थी। प्रेस की स्वतंत्रता का मतलब यह था कि किसी भी घटना के परस्पर विरोधी विचार भी व्यक्त कर सकते थे। प्रेस की स्वतंत्रता का मतलब क्या है? अपने विचारों को बिना किसी दबाव में व्यक्त करना। प्रिंट माध्यम का उपयोग करके एक पक्ष ने दूसरे पक्ष को अपने दृष्टिकोण से सहमत कराने की कोशिश की। नाटक, संगीत और उत्सवी जुलूसों में असंख्य लोग जाने लगे। स्वतंत्रता और न्याय के बारे में राजनीतिज्ञों और दार्शनिकों के पांडित्यपूर्ण लेखन को समझने और उनसे जुड़ने का ये एक लोकप्रिय तरीका बन गया, क्योंकि किताबों को पढ़ना तो मुट्ठी भर शिक्षितों के लिए संभव था। अब देखिए इसका अपन सारांश देखें तो 1804 में नेपोलियन बोनापार्ट ने खुद को फ्रांस का सम्राट घोषित कर दिया था। कब घोषित किया? 1804 में। उसने पड़ोस के यूरोपीय देशों की विदेश यात्रा की। जो पड़ोसी देश थे यूरोपीय, उनकी विजय यात्रा शुरू की। अपने पुराने राजवंशों को हटाकर उसने नए साम्राज्य बनाए, सीमाओं का विस्तार किया और उनकी बागडोर अपने खानदान के लोगों के हाथ में दे दी। जो साम्राज्य का विस्तार किया उसने, तो उन पर किसको बिठाया? अपने परिवार के सदस्यों को बिठाया। नेपोलियन खुद को यूरोप के आधुनिकीकरण का अग्रदूत मानता था। नेपोलियन का ऐसा मानना था कि वो क्या है, उसने जो यूरोप का आधुनिकीकरण हुआ है उसमें अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उसने निजी संपत्ति की सुरक्षा के कानून बनाए और दशमलव पद्धति पर आधारित नाप तोल की एक समान प्रणाली चलाई। शुरू में
बहुत सारे लोगों को नेपोलियन मुक्तिदाता लगता था और उससे जनता को स्वतंत्रता दिलाने की उम्मीद थी, पर जल्दी ही उसकी सेनाओं को लोग हमलावर मानने लगे। उसका तो था कि वो वहाँ की जनता को मुक्ति दिलाए, स्वतंत्रता दिलाए, लेकिन वहाँ के लोगों का ऐसा मानना था कि वो उनकी सेनाओं को हमलावर मानने लगे। किसकी सेना को? नेपोलियन की सेना को। आखिरकार 1815 में वाटरलू में उसकी हार हुई। यूरोप के बाकी हिस्सों में मुक्ति और आधुनिक कानूनों को फैसले वाले उसके क्रांतिकारी उपायों का असर उसकी मृत्यु के काफ़ी समय बाद सामने आया। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।